जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अजय दांगी स्वागत करता हूं आपका इस दिव्यांश विरथरे यूट्यूब चैनल पर। और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दें। क्यों सब्सक्राइब कर दें? क्योंकि और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि अब वो मैंने आपको बताया था, वो टाइम ऐसा है जब आपके लिए स्टडी करना इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब दौड़ लगाना ज़रूरी नहीं है, दौड़ कैसे लगानी है ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्टडी कैसे करनी है ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम कुछ भी आपकी हेल्प कर पाए इन 2 या 3 महीने में, अगर हम हमारा 3-4% भी कंट्रीब्यूशन रहा तो ये बहुत होगा। ठीक है, आपको हम जितनी हेल्प करवा सकते हैं हम पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे आपकी। तो बस इसी कारण से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। आज से मैं एक बहुत स्पेशल सी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, एंड द सीरीज विच इज़ रिलेटेड टू द पॉलिटी। एक ऐसी सीरीज जो किससे रिलेटेड है? आपकी पॉलिटी से रिलेटेड है। मैं आपको बता देता हूँ कि इस सीरीज़ में 6 या 7 लेक्चर हो सकते हैं, 6 या 7 लेक्चर होंगे। बट आई विल इंश्योर यू कि 6 या 7 लेक्चर आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं करेंगे पॉलिटी का। मुश्किल से 10-20 मिनट 20 मिनट के लगभग का लेक्चर होगा, जिसमें आप हर एक चीज़ को क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ को मैं इसमें कवर करूंगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, जिससे पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पॉलिटी का। तो एक एक फंडामेंटल राइट को किस टाइप से पढ़ना है, किस टाइप से याद रखना है, मैं सबके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जस्ट इमेजिन इट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट। पहला जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज फंडामेंटल राइट। उससे पहले जो क्वेश्चन आता है कि वो अधिकार क्या है, राइट्स क्या है। तो सर राइट्स एक ऐसे हैं जो रीजनेबल क्लेम है। मैं आपको बता देता हूँ राइट्स का मतलब, ध्यान रखना। कई बार कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अधिकार, राइट्स क्या है, तो आपके पास जवाब होना चाहिए कि क्या राइट है यार। कई सारे लोग पूरी पॉलिटी पढ़ लेते हैं, पूरे फंडामेंटल राइट पता नहीं क्या क्या पढ़ लेते हैं, बट दे डिडंट नो अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट। पर उनको ये नहीं पता होता कि राइट का मतलब क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ राइट क्या है। इट इज़ द रीजनेबल क्लेम। ध्यान रखना, ये रीजनेबल क्लेम है। ऐसा नहीं है कि यार मेरे को पबजी खेलना है, मेरे को टिकटॉक बनाना है, इसका भी मेरे को अधिकार दो। ये राइट नहीं है आप, ये रीजनेबल क्लेम विच इज़ इंश्योर्ड, विच इज़ गिवन बाय द सोसाइटी, विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय द सोसाइटी। एक ऐसे रीजनेबल क्लेम और एंटाइटलमेंट जो आपको सोसाइटी उनको प्रोटेक्ट भी करती है और सोसाइटी आपको देती भी है। स्टेट आपको देती भी है और उनको क्या करती है, स्टेट प्रोटेक्ट भी करती है, जो आपकी डेवलपमेंट के लिए क्या है, आपकी ज़रूरी है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, राइट्स बोलते हैं। अब जो अधिकार हैं वो कई सारे प्रकार के हो सकते हैं। आर्थिक अधिकार हो सकते हैं, इकोनॉमिक राइट्स हो सकते हैं, लीगल राइट्स हो सकते हैं, सिविक राइट्स हो सकते हैं, ह्यूमन राइट हो सकते हैं। उसी में एक प्रकार है फंडामेंटल राइट्स का, उसमें ही एक प्रकार किसका है, मौलिक अधिकारों का है। तो अब ये मौलिक अधिकार क्या है मैं आपको बताता हूँ। सर मौलिक अधिकार का मतलब है कि ऐसे राइट विच इज़ एक्सट्रीमली नेसेसरी फॉर योर डेवलपमेंट। ध्यान रखना, इट इज़ अ बेसिक राइट। ये क्या है आपके, इट इज़ द बेसिक राइट। अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्या है, किस प्रकार के अधिकार हैं। इट इज़ द इट इज़ द बेसिक राइट विच इज़ एक्सट्रीमली नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट। बेसिक राइट है। बेसिक का मतलब आपको मैं बता चुका हूँ। बेसिक मतलब जिसके ऊपर, बेसिक मतलब होता है नींव, जिसके ऊपर कोई चीज़ खड़ी होती है। ये उस प्रकार के क्या है, आपके अधिकार हैं, बेसिक राइट। ऐसे नहीं है कि यार मेरे को रोज़ पिज्ज़ा दो, मेरे को रोज़ पिज्ज़ा खिलाओ, मेरा ये अधिकार है, मैं रोज़ समोसे खाऊंगा, रोज़ पिज्ज़ा खाऊंगा, मेरा अधिकार नहीं भाई। तेरे को खाना मिलना चाहिए, ये तेरा अधिकार है। मेरे को 2 वक्त की रोटी मिलनी चाहिए, ये मेरा अधिकार है। डेट इज़ द बेसिक राइट, जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। पर ये नहीं है कि मेरे को रोज़ पिज्ज़ा खाओ, डेट इज़ नॉट द बेसिक राइट। तो इसमें अंतर समझो आप। बेसिक राइट्स को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट बोलते हैं। ये आपकी ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है, आपके विकास के लिए ज़रूरी है, आपके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। तो समझ में आ गया आपका फंडामेंटल राइट। आपका कॉन्स्टिट्यूशन, इसको मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा। जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, जो आपका संविधान है, उसके पार्ट 3 में इसका जिक्र है। किस पार्ट में जिक्र है सर? क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। एक एक चीज़ के ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से एक पार्ट में इसका जिक्र है, पार्ट 3 में इसका जिक्र है। और कौन कौन कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल इसमें कवर हैं, एंड कौन कौन से आर्टिकल विच इज़ डेल्ट विद द फंडामेंटल राइट,
12 से 35 तक का जो आर्टिकल है आपका, 12 से लेके 35 तक का जो आर्टिकल है वो फंडामेंटल राइट से क्या करता है, डील करता है। और इस पार्ट 3 को हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पेपर वाला आपसे पूछेगा बताइए मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा एक पार्ट है? तो पार्ट विच इज रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट। और कौन सा एक पार्ट फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है आपका? पार्ट 3। कौन, कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल जिसमें आएंगे आपके 12 से लेके 35 तक के आर्टिकल। ठीक है, समझ में आ गया इसको? इसको हमने लिया कहाँ से है? यूएसए से लिया है। इसको हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। सर एक टॉपिक है आपका जिसमें है कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो कहाँ कहाँ से हमने बोरो करी गई हैं। तो सर मैं जो रिस्पेक्टिव टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा मैं वहीं पर लिख दूंगा कि ये चीज़ यहाँ से ली गई है, तो आपको उसको अलग से नहीं करना उस टॉपिक को, यहीं से आपकी सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो फंडामेंटल राइट जो है वो कहाँ से लिए गए हैं? हमने यूएसए से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, कि ये पहली कंट्री थी जिसने लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए थे। ठीक है, समझ में आ गया आपको? भारत में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। कितने फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं भारत में लोगों को? 6 फंडामेंटल राइट। शुरुआत में 7 थे, शुरुआत में अर्लियर ये कितने थे आपके? 7 फंडामेंटल राइट थे। पर जो राइट टू प्रॉपर्टी था, जो राइट टू प्रॉपर्टी था, इसको हमने हटा दिया है और इसको हमने क्या बना दिया है? अब एक लीगल राइट बना दिया गया है। क्यों बनाया है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट जो हैं वो केवल और केवल भारतीय लोगों को दिए गए हैं, विच इज ओनली अवेलेबल टू द इंडियन सिटीजन्स, विच ऑफ द राइट्स विच इज अवेलेबल टू द इंडियन सिटीजन। ऐसे राइट जो केवल और केवल इंडियन सिटीजन्स को दिए गए हैं। तो ये याद रखना 15, 16, 19, 29, 30। बहुत सिंपल है याद रखना, 15, 16, 19, 29, 30 ये वो आर्टिकल्स हैं जो केवल और केवल किसको मिले हैं? आपके भारतीय लोगों को दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा जितने भी राइट्स मिलते हैं विच इज अवेलेबल टू बोथ इंडियंस एज वेल एज फॉरनर्स, इसके अलावा जो भी आर्टिकल बचते हैं वो सबके लिए आपके अवेलेबल हैं, चाहे वो भारतीय लोग हों चाहे वो फॉरनर्स हो, सबको दिए गए हैं। ठीक है, पर ये 5 ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल और केवल भारतीय लोगों को मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये जनरल बातें थी किसके बारे में? फंडामेंटल राइट के बारे में। अब मैं स्टार्ट करता हूँ पहले फंडामेंटल राइट से। पहला फंडामेंटल राइट जो है वो है आपका राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। जो पहला फंडामेंटल राइट है वो है आपका समानता का अधिकार। ध्यान रखना, राइट टू इक्वलिटी। अब इस राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत 5 प्रकार के आर्टिकल हैं। सर एक क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से पूछा जा सकता है, जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि यार राइट टू इक्वलिटी या इस फंडामेंटल राइट के अंतर्गत बताओ कितने प्रकार के आर्टिकल दिए गए हैं, कितने प्रकार के आर्टिकल इसके अंतर्गत आते हैं, कितने प्रकार के आर्टिकल इसके अंदर हैं। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो राइट टू इक्वलिटी जो है, समानता का अधिकार जो है, उसके अंतर्गत 5 प्रकार के क्या हैं हमारे आर्टिकल्स हैं, जिसमें जो पहला आर्टिकल है आपका आर्टिकल 14। कौन सा आर्टिकल है आपका? आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? सर आर्टिकल 14 दो चीज़ों के बारे में बात करता है। आर्टिकल 14 जो है दो चीज़ों के बारे में बात करता है। जो पहली चीज़ है वो है इक्वलिटी बिफोर द लॉ। जो पहली चीज़ है वो क्या है आपकी? इक्वलिटी बिफोर द लॉ। और दूसरी चीज़ जो है वो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। हिंदी में मैं आपको बताता हूँ, जो पहली चीज़ है वो है विधि के समक्ष समानता और दूसरी चीज़ है विधियों का समान संरक्षण। याद रखना सर, जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है इसको हमने ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। मैंने आपको बताया था जो एक टॉपिक है बोरोड, डिफरेंट सेक्शन बोरोड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, वो सेक्शन को मैं रिस्पेक्टिव टॉपिक्स में कवर कर रहा हूँ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए इक्वलिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। अब मैं इसका आपको मीनिंग बताता हूँ। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मीनिंग क्या है? विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या है? विधि के समक्ष समानता का मतलब यह है कि सर जितने भी लोग हैं भारत में, जितने भी लोग हैं उनके लिए सिर्फ एक कानून बनाया जाएगा। कैसा कानून? उनके लिए सिर्फ एक कानून बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अलग अलग कानून बनाए जाएंगे। मतलब विधि के समक्ष वो लोग सब एक हैं। ऐसा नहीं यार, मेरा थोड़ा सा अच्छा स्टेटस है तो मेरे लिए एक अलग कानून है, सामने वाले का कुछ बुरा स्टेटस है तो उसके लिए कुछ अलग कानून है। अब यार मर्डर की सजा सबके लिए एक है, तो इसको हम बोलते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वलिटी बिफोर लॉ। दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। इसका मतलब क्या है? विधियों का समान संरक्षण। इसका मतलब यह है कि जो लॉ है
उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है, जो लॉ आपने बनाया है उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सबके लिए समान होगा। ऐसा नहीं है यार कि एक इंसान ने अगर मर्डर कर दिया, वो बहुत नेता किस्म का इंसान है, तो उसको महल में रुकवाया जाएगा, उसको बढ़िया से आलीशान गद्दों पे सुलाया जाएगा। ऐसा नहीं है, उसके लिए भी वही जेल बना है जो एक कॉमन लोगों के लिए क्या है, जेल है। तो जो इम्प्लीमेंटेशन है लॉ का वो भी कैसा होगा, आपका समान होगा। अब सर एक क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि यार इन सब चीज़ों को याद कैसे करें, हम इन सब चीज़ों को हम दिमाग में कैसे रखें। एक क्वेश्चन बड़ा सा ही, और इसके लिए कई सारे बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो वर्ग हैं, बुद्धिजीवी जो आतंकी हैं, वो कई सारी ट्रिकें बना देते हैं, नाना का, मामा का, पेड़ का, पता नहीं काय काय की ट्रिक है यार। मतलब रटने की प्रक्रिया में एक लेवल और बढ़ जाता है। वो लेवल कौन सा है, पहले याद रखो कि नाना था कि मामा था कि पापा था, कौन था, भूल गए तो खेल हो गया आपका। तो सर एक वर्ड यूज करा जाता है, डेट इज कॉल्ड माइन्यूट एनालिसिस। एक वीडियो मैं बनाऊंगा आपका इसके ऊपर जिसका नाम है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग का मतलब है माइंड को प्रिपेयर कैसे करा जाता है। इसकी बहुत सारी ट्रिक है ये, और सब साइंटिफिक ट्रिक्स हैं। ऐसा कोई नहीं है कि फर्जी चीज़ें वो चल रही हैं आपकी, सब साइंटिफिक ट्रिक्स हैं। जिसमें एक चीज़ होती है माइन्यूट एनालिसिस। इस माइन्यूट एनालिसिस से हम माइंड की कंडीशनिंग करते हैं, माइंड की मैपिंग करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सर आपने देखा होगा, आपने संजू पिक्चर देखी होगी, हैव यू, अगर नहीं देखी तो देख सकते हो, ठीक ठाक पिक्चर है। संजू पिक्चर आपने देखी होगी, वहां पर आपने देखा होगा संजय दत्त ऐसी काल कोठरी में रहता है जिसमें से गटर का पानी आने लगता है, बहुत सारी सोता है। तो आपने देखा होगा यार ये तो इतना बड़ा स्टार है, ये तो इतना बड़ा स्टार है, फिर भी ये इंसान कॉमन मैन की तरह जेल में पड़ा हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आर्टिकल 14 ऐसा बोलता है। ऐसा इसलिए हो सकता है कि आर्टिकल 14 ऐसा बोलता है। तो सर अब क्या होता है, माइन्यूट एनालिसिस क्या है, जो भी चीज़ आप सराउंडिंग में देख रहे हो उनको एनालिसिस करके अपने सिलेबस से रिलेट करना, उनको एनालिसिस करके अपने सिलेबस से क्या करना, रिलेट करना। इस चीज़ को बोलते हैं हम माइन्यूट एनालिसिस। सर एक बार ऐसा रिलेट हो गया ना तो आप जिंदगी भर नहीं भूलने वाले। संजू पिक्चर याद आएगी आपको, आर्टिकल 14 याद आएगा, आर्टिकल 14 में क्या लिखा है वो आपको याद आएगा, भूलने का चांस ही नहीं है। आर्टिकल 15 के बारे में बात करता हूँ। आर्टिकल 15 ये बोलता है कि डिस्क्रिमिनेशन का प्रोहिबिशन। किसका प्रोहिबिशन? डिस्क्रिमिनेशन का। भारत में जो क्या बोलते हैं आपका डिस्क्रिमिनेशन है वो कई सारे हेड्स के ऊपर है, जैसे कि आपका रेस के ऊपर है, कलर के ऊपर है, सेक्स के ऊपर है, कास्ट के ऊपर है। इनके जाति, धर्म, लिंग, वंश, इनके ऊपर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड है। क्या है? प्रोहिबिटेड। ये आर्टिकल 15 के तहत क्या है आपका, एक ऑफेंस भी है, पनिशेबल ऑफेंस में, और प्रतिषेध है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। पर अगर आप देखोगे तो खूब सारा डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, जगह जगह डिस्क्रिमिनेशन। आप खुद ही हो, आप बोलते हो कि यार जो पोंटी साफ करता है, आपकी जो लेटरिन गटर साफ करता है, उससे हम छीते नहीं है, उसको हम छिलते नहीं है, खाना माना की तो बहुत दूर की बात है, ये लोग बहुत नीचे हैं, हम भी इस टाइप की बातें करते हैं। तो आप क्या कर रहे हो? आप डिस्क्रिमिनेशन ही तो कर रहे हो। पर इस डिस्क्रिमिनेशन का प्रोहिबिशन है सर। इस डिस्क्रिमिनेशन का प्रोहिबिशन कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल 15। एक मूवी भी इसके ऊपर बना दी गई है, एक मूवी जिसमें आयुष्मान खुराना ने रोल करा है, बहुत बढ़िया मूवी है, आप देखना इसको। तो आपने इस चीज़ को रिलेट करा, डिस्क्रिमिनेशन आप सब जगह देख रहे हो, आप सोचोगे यार डिस्क्रिमिनेशन जायज़ है कि नहीं है, ये जायज़ है कि नहीं है, तो आपने इसको रिलेट कर दिया। आप कभी भूलोगे ही नहीं यार, जब भी आप डिस्क्रिमिनेशन बोल करोगे तो आपको लगे यार आर्टिकल 15 जो है वो इस चीज़ को क्या करता है, मना करता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 ये बोलता है कि इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी वर्ड है, आप इसको लिख लेना कि यार जो सरकारी नौकरी है उनमें अवसर की समानता। आपका आर्टिकल है सर, आपका आर्टिकल, आपकी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, आपने कभी सोचा कि यार मुझे अगर होता कि मुझे नौकरी, मुझे पेपर ना दिए जाना, कोई मुझे रोक लेता कि आप पेपर नहीं दे सकते, ऐसा हो सकता था? आपने कभी सोचा? आपने कभी नहीं सोचा कि यार हम सब क्यों एग्जाम दे रहे हैं, मतलब जिसको एग्जाम देना है वो सभी दे रहे हैं, गधे, घोड़े या और भी बेकार लोग जिनका माइनस में लेवल है वो भी एग्जाम दे रहा है। ऐसे कैसे संभव है? इसलिए संभव है क्योंकि आपका आर्टिकल 16 ऐसा बोलता है। आर्टिकल 16 ये बोलता है कि सरकारी नौकरी जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उनमें अवसर की समानता आपको दी जाएगी। क्या दी जाएगी? अवसर की समानता दी जाएगी। और इसी आर्टिकल के 16(4) में आपका रिजर्वेशन भी है। इसी आर्टिकल के 16(4) में क्या है आपका? रिजर्वेशन का प्रावधान भी है, आरक्षण का प्रावधान भी है। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम।
नेक्स्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 ये बोलता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब सर डिस्क्रिमिनेशन था तो अनटचेबिलिटी होगी होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। भारत ऐसा देश है जहाँ पर ये दो चीज़ें अभी भी बड़ी उसमें चल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है, बट अगर आप गांव वगैरह में देखोगे बराबर से ये चीज़ें अभी चल रही हैं। आपने एक मूवी देखी होगी माजी द माउंटेन में, अगर नहीं देखी है तो आप देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, मोटिवेशनल मूवी है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल मूवी है। कभी आप थोड़ा बहुत वीक महसूस कर रहे हो, इल मोटिवेटेड फील कर रहे हो, तो आप इस मूवी को देख सकते हो। वहाँ पर एक सीन है कि जब अनटचेबिलिटी को पनिशेबल ऑफेंस बनाया जाता है। कब बनाया गया? आपका 1955 में एक एक्ट पारित करा गया जिसका नाम अभी है आपका सिविल राइट अधिनियम, सिविल राइट एक्ट। ठीक है, इसके तहत अनटचेबिलिटी को एक पनिशेबल ऑफेंस बना दिया गया कि आप किसी से छुआछूत का व्यवहार आप नहीं कर सकते। तो वहाँ पर एक सीन है, जब ये अधिकार बनाया जाता है तो खूब नाच गाना हो रहा है जो लोअर कास्ट है उनके लोगों में। ठीक है, तो आप इसको एनालिसिस कर सकते हो, अरे यार ये चीज़ कहाँ पर जिक्र है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये आर्टिकल 17 ऐसा बोलता था कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एक आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 18, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, कि आपका जो टाइटल का जिक्र है ना उसका एबोलिशन करना, उसकी मनाही है कि कोई टाइटल नहीं लगा सकता। आपने सोचा होगा यार कि कई सारे लोग फेसबुक पर लगा लेते हैं, अभी कई सारे लोग फेसबुक पे लगा लेते हैं फलाना 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 राजा, कई सारे लोग लगा लेते हैं युवराज फलाना, और वो उनका कोई वो नहीं है, वो लगा नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि आपका आर्टिकल 18 इसकी मनाही करता है। पीछे आप लगा सकते हो, आगे आप नहीं लगा सकते कोई भी टाइटल। पहले होते ना महाराजा धिराज फलाना फलाना फलाना, श्री श्री 108 फलाना फलाना, ये चीज़ें इलीगल हैं। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स है कि जो आपके टाइटल हैं वो आप नहीं लगा सकते, क्योंकि ये समाज में इनइक्वलिटी फैलाते हैं। आप समाज में सब एक हैं, कोई राजा महाराजा नहीं है आज के समाज में, तो आप ये टाइटल नहीं लगा सकते। सिर्फ दो टाइटल की स्वीकृति है, एक तो आपके आर्मी के टाइटल, क्योंकि आपने देखा होगा हर एक इंसान लेफ्टिनेंट लगाता है, आगे कर्नल लगाता है, और दूसरे टाइटल जो हैं जिनकी आपको परमिशन है वो है आपके एजुकेशनल टाइटल। इंजीनियर आप लगा सकते हो, आप इंजीनियर हो, तो डॉक्टर आप लगा सकते हो, आप डॉक्टर हो, तो कुछ और भी हो आप तो और भी लगा सकते हो। तो ऐसे टाइटल्स का आप यूज़ कर सकते हो। तो ये है आपका सर राइट टू इक्वलिटी। अब राइट टू इक्वलिटी को याद करना मेरे हिसाब से तो इतना मुश्किल नहीं है। क्यों मुश्किल नहीं है? क्योंकि आपकी ज़िंदगी इस राइट टू इक्वलिटी के चारों ओर घूम रही है, और अगर आप इसको वॉच नहीं कर पा रहे राइट टू इक्वलिटी के दृष्टि से, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते सर। तो जस्ट थिंक अबव द एग्जामिनेशन। सब चीज़ों को ऐसा पढ़ना चालू करिए जिससे चीज़ें आपको बहुत देर तक याद रहें, नॉट फॉर द एग्जामिनेशन बट फॉर द लाइफ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पे मैं आता हूँ। नेक्स्ट जो फंडामेंटल राइट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपका राइट टू फ्रीडम। किसका अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम में कितने आर्टिकल हैं? तो राइट टू फ्रीडम में 4 आर्टिकल हैं। राइट टू फ्रीडम में कितने आर्टिकल का जिक्र किया गया है? 4 आर्टिकल का जिक्र किया गया है। 4 आर्टिकल का जिक्र किया गया है, ध्यान रखना। राइट टू फ्रीडम में बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। ठीक है, मतलब अगर आपको डेवलपमेंट करना है, अगर आपको विकास करना है, तो ये आर्टिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो पहला आर्टिकल है वो बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका आर्टिकल 19। आर्टिकल 19, और ये आर्टिकल 19 आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है। जो आर्टिकल 19 है वो आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है। पहले 7 प्रकार की थी, एक प्रकार की स्वतंत्रता को हटा दिया गया है, विच इज़ रिलेटेड टू द राइट टू प्रॉपर्टी। जो किससे रिलेटेड करती थी? आपकी संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड करती थी, उसको अब हटा दिया गया है। तो आपसे पहला डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि बताइए आर्टिकल जो 19 है वो कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको देता है? तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको देता है। पहली जो स्वतंत्रता है वो है बोलने की स्वतंत्रता। जो पहली जो स्वतंत्रता है वो है स्पीच की स्वतंत्रता, क्या आप बोल सकते हो। ऐसा कोई आपसे नहीं बोल सकता कि आप बोलो मत ही, आपको जो मन में आता है ना वो बोलो, जो मन में आता है वो बोलो। ठीक है, बट आप वो नहीं बोल सकते जिससे दूसरे की स्वतंत्रता आहत होती है। आप किसी को गाली नहीं दे सकते। क्यों गाली नहीं दे सकते? आप बोलोगे यार स्वतंत्रता है मुझे गाली मिलने की, बट गाली या आपने जिसको गाली दी है उसकी भी स्वतंत्रता है कि वो आपसे गाली नहीं सुनना चाहता। तो आपको वहीं तक बोलना है जहाँ तक आपकी स्वतंत्रता, जहाँ तक आपकी फ्रीडम दूसरे की फ्रीडम में बाधा नहीं बनती। ध्यान से देखना सर, जो आपके राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं हैं। वो क्या नहीं है? एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब जिन पे कोई रोक ही नहीं है,
उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। क्या लगाए गए हैं? रिस्ट्रिक्शन, कि आप एक लिमिट तक ही अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हो, एक लिमिट तक ही आप अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हो। आपको ये राइट एब्सोल्यूट नहीं दिए गए हैं, ठीक है। तो पहला, इसमें जो पहला राइट है वो है स्पीच का, कि आप बोल सकते हो। दूसरा जो राइट है वो है असेंबली का, कि आप सम्मेलन कर सकते हो। होते हैं ना यार, ग्रुप ग्रुप बना के आप बातें कर सकते हो, सम्मेलन कर सकते हो, इस पर कोई मनाही नहीं है, आप ग्रुप बना सकते हो, ठीक है। कोविड-19 के दौरान नहीं बना सकते आप। क्यों नहीं बना सकते? इसका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट फलाना फलाने के तहत मना कर दी गई है, बट आर्टिकल 19 में है कि आप असेंबली कर सकते हो, ग्रुप बना सकते हो। तीसरा जो आर्टिकल है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, डेट इज कॉल्ड एसोसिएशन का, कि आप पार्टी बना सकते हो, ठीक है, आप एक संघ बना सकते हो। जब आपको अच्छा लगा, आपने अपने 4-5 भक्तों को इकट्ठा करा और अपना एसोसिएशन आप बना सकते हो। उसके बाद का जो आर्टिकल है वो ये बोलता है कि आप इस पूरे इंडियन टेरिटरी में फ्रीली घूम सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। आपने कभी सोचा आप घूमने के लिए जाते हो, कोई आपको रोक लिया नहीं, आप हमारे शहर में नहीं आ सकते, नहीं आप हमारे ज़िले में नहीं आ सकते, फलाने में नहीं आ सकते, नहीं, आप कहीं पर भी जाओ, फ्रीली जाओ, कोई मनाही नहीं है, ठीक है। तो ये कौन 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 सा आर्टिकल आपको इसकी स्वीकृति देता है? तो वो आर्टिकल आपका 19 है। 19(4) आपको बोलता है कि आप कहीं पर भी क्या कर सकते हो, घूम सकते हो। अब उसके बाद आप कहीं पर भी रह सकते हो, कहीं पर भी क्या कर सकते हो, रह सकते हो। इस पूरे भारत में कहीं पर भी आप बस सकते हो, रेसिडेंट, कहीं के भी आप रेसिडेंट बोल सकते हो। पहले जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था, क्योंकि आर्टिकल 35A उनको कुछ प्रोटेक्शन देता था, बट अब इसको हटा दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर में भी आप बस सकते हो और वहाँ भी प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो, ठीक है। उसके बाद का जो आर्टिकल है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, वो है आपका कि कहीं पर भी आप प्रोफेशन चालू कर सकते हो, कहीं पर भी आप बिजनेस कर सकते हो, कहीं पर भी जहाँ पर भी आपका मन चाहता है इस पूरे भारत में, उसमें आप प्रोफेशन कर सकते हो। 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अब 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं याद रखना बड़ा ही कठिन काम है, तो सर मैं आपको बताता हूँ। सर सबसे पहला काम आप क्या करोगे? स्पीच। अगर आप बोलते बहुत बढ़िया हो तो सबसे पहला काम आप भाषण दोगे, लोगों को भाषण दोगे। अब यार आपका अगर भाषण अच्छा है, आपका अगर स्पीच आपकी अच्छी है, तो आप 4-5 लोगों को अपना भाषण सुनाओगे, दैट इज कॉल्ड असेंबली। इसको क्या बोलेंगे? असेंबली। ध्यान रखना, कनेक्ट करना, अगर आपका भाषण अच्छा है तो आप 4-5 लोगों को असेंबली करोगे, आप उन्हें भाषण सुनाओगे। आपके भाषण से अब असेंबली में कई सारे लोग होंगे, तो कुछ ऐसे लोग होंगे आप वो बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो जाएंगे, आपके भक्त बन जाएंगे। तो उन भक्तों को मिलाकर आप क्या बना लोगे? एसोसिएशन बना लोगे। क्या बना लोगे? एसोसिएशन बना लोगे उनका। अब आपकी पार्टी बन चुकी है, एसोसिएशन बन चुका है, उसका प्रचार करने के लिए आप जगह जगह घूमोगे, उसका प्रचार करने के लिए आप क्या करोगे? जगह जगह घूमोगे, डेट इज कॉल्ड मूवमेंट। आप मूवमेंट करोगे, अब जगह जगह घूमने में आपको कोई जगह अच्छी लग जाएगी, तो वहां पर आप क्या करने लगोगे? रहने लग जाओगे। अगर आप रहोगे तो जाहिर सी बात है आपको कुछ काम धंधा करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है फिर आप क्या करना स्टार्ट कर दोगे? प्रोफेशन करना स्टार्ट कर दोगे। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता हैं जो आर्टिकल 19 हमको देता है। हमने रटा नहीं, हमने समझा और चीज़ों को अपने दिमाग में डाला, चीज़ों को हमने रट्टा नहीं मारा, ठीक है। क्लियर है चीज? नेक्स्ट आर्टिकल बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या बोलता है? आर्टिकल 20 ये बोलता है कि प्रोटेक्शन कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। 20 जो आर्टिकल है वो बोलता है अपराध का संरक्षण, अपराध के लिए संरक्षण आपको देता है। जो आपने अपराध किया है, जो आपने कन्विक्शन किया है, जो आपने ऑफेंस करा है, जो आपने अपराध किया है, ठीक है, उसके प्रति आपको संरक्षण दिया गया है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने अपराध कर दिया तो आप किसी कुछ भी कोई भी कर दे। अगर आपने अपराध किया है, मान लो आपने कोई ऑफेंस करा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला आप किसी जो चाहे वो कर सकता है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसका भी संरक्षण आपको आर्टिकल 20 देता है। आपने कभी देखा होगा यार, पुलिस सिस्टमेटिकली सामने वाले को पकड़ती है, फिर उसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाती है। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों कर रही है यार, इसने मर्डर करा है, इसको क्यों नहीं मार दिया डायरेक्ट जाके बंदूक, क्यों नहीं मार दिया? बिकॉज अपराध करने वाले का भी क्या है? संरक्षण दिया गया है। आर्टिकल कहाँ पर दिया गया है? 20 में दिया गया है। कौन कौन से संरक्षण दिए गए हैं? पहला है कि लॉ के अकॉर्डिंग उसको सजा होगी। लॉ के अकॉर्डिंग सजा का मतलब है कि जिस टाइम उसने अपराध किया था, उस टाइम जो लॉ होगा उसके अकॉर्डिंग ही उसे सजा होगी। जैसे कि मान लो पहले एक लॉ था जिसमें बोला गया था मर्डर की सजा जो है वो सिर्फ 10 दिन जेल है। मर्डर करने पे
सजा कितनी है, सिर्फ 10 दिन जेल है। तो फिर आपने क्या करा, एक रिलेटिव जो था वो आपसे बार बार ये पूछता था, भैया नौकरी नहीं लगी, अभी तक तैयारी कर रहे हो आप। आपने उस रिलेटिव की दे चक्कू मार मार के हत्या कर दी। आपको बड़ा गुस्सा आ गया, आपने उसे चक्कू मार मार के हत्या कर दी। आपको पता था सिर्फ 10 दिन जेल होनी है और आप छूट जाओगे। बट जैसे ही आपने हत्या करी, आपसे बोला कि नहीं अब आपको फांसी होगी। सामने वाला आपसे बोलता है कि अब आपको क्या होगी, फांसी। तो आप बोलो यार, आप तो चौंक जाओगे। आपने बोला यार आपने तो मर्डर इसलिए कर दिया था क्योंकि इसकी सजा कितनी थी, सिर्फ 10 दिन ही थी, तभी आपने मर्डर कर दिया। अगर फांसी की सजा होती तो थोड़ी आप मर्डर करते। तो सर इसका संरक्षण यही है कि उस टाइम जो लॉ था उसी के अकॉर्डिंग आपको सजा होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि लॉ बदल दें और फिर आपको उसके अकॉर्डिंग सजा दे दें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आर्टिकल 20 ये बोलता है कि जो लॉ था उस टाइम उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या होगी, सजा होगी। एक अपराध के लिए आपको एक बार सजा दी जाएगी, एक अपराध के लिए आपको एक बार सजा दी जाएगी। एक अपराध का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने चोरी कर ली, चोरी अगर आपने कर ली तो फिर आपको जो सजा मिल गई उसके बाद दे दनादन आप चोरी करते जा रहे हो, नहीं, चोरी की तो एक बार आप सजा भुगत चुके हो। नहीं, एक अपराध, एक बार चोरी आपने कर ली तो उसकी एक बार आपको सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक बार चोरी कर ली और तय मैं आपको 4-5 बार सजा दे रहा हूँ। 2 अपराध तो 2 बार सजा, 3 अपराध तो 3 बार सजा, उसके बाद आपको सजा नहीं मिल जाएगी। और तीसरी चीज जो इसके अंतर्गत है वो है कि आपको अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। मतलब यार मैं क्रिमिनल हूं तो मैं ये नहीं बोलूंगा नहीं हाँ मैं अपराधी हूं, पर पुलिस ऐसा करवा देती है सर। पुलिस मार मार के आपको अपने ही खिलाफ गवाही दिलवा देती है, कबूलनामा करवा देती है। पर संविधान में इसका जिक्र है कि आप ऐसा कर नहीं सकते, ठीक है। तो आर्टिकल 20 जो है, याद रखना, वो अपराध का भी क्या करता है, संरक्षण आपको देता है। क्या देता है, अपराध के प्रति भी संरक्षण आपको देता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेट इज आर्टिकल 21। कौन सा आर्टिकल, 21 सर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल। जो आर्टिकल है वो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिंदगी जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार। सर इसके अंतर्गत इम्प्लिसिटली मतलब इसके अंतर्गत लिखा नहीं गया है, पर कई सारे आर्टिकल इसके अंतर्गत आते हैं, कई सारे आर्टिकल। राइट टू लाइफ, यार अच्छे वातावरण में रहने का अधिकार, अच्छा खाना खाने का अधिकार, स्वच्छ हवा में जीने का अधिकार। एक केस हुआ था सर, आपने को पता होगा, तो बाबा रामदेव अनशन कर रहे थे और रात को 3 बजे पुलिस आती है, सोते में उन पर डंडे मारे गए, सोते में से उन्हें उठा दिया और डंडे मंडे मारे गए। सर सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद जितने भी पुलिस वाले थे उन सबको सस्पेंड करा गया और बोला गया जो स्लीप है ना, जो सोने का अधिकार है, वो किसके अंतर्गत, एक फंडामेंटल राइट है आपका। आर्टिकल 21 के अंतर्गत क्या है, एक फंडामेंटल अधिकार है, सोने का अधिकार। तो आज से अगर आपको कोई सुबह की नींद से उठाता है, आपकी मम्मी उठाती हैं, तो बोलना कि मम्मी कि आर्टिकल 21 जो है उसके अंतर्गत ये क्या है, फंडामेंटल राइट है, अगर आप इसको हनन करोगी तो हम कहीं और चले जाएंगे, पुलिस के पास, कोर्ट के पास जा सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 21 में कई सारे अधिकार हैं जो आपको जिंदगी जीने का अधिकार देते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल को जोड़ा गया, डेट इज आर्टिकल 21A, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आर्टिकल 21A कब जोड़ा गया, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इसके अंतर्गत जो प्राइमरी एजुकेशन थी, प्राइमरी एजुकेशन मतलब 6 से 14 वर्ष के जो बच्चा है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को जो प्राइमरी एजुकेशन है वो निःशुल्क मिलेगी। कैसी मिलेगी, अनिवार्य करवानी ही पड़ेगी आपको। आप ऐसा नहीं कर सकते यार मना कर दो किसी 6 से 14 वर्ष के बच्चे से कि नहीं हम आपको एजुकेशन नहीं देंगे। और कौन सी एजुकेशन फ्री करी गई, आपकी प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा क्या करी गई, आपकी फ्री करी गई। इसके ही अंतर्गत एक एक्ट पारित करा गया जिसका नाम था आपका RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट। कब पारित करा गया, 2009 में। लागू कब से हुआ, 1 अप्रैल 2010 से। कब से लागू हुआ आपका, 1 अप्रैल 2010 से इसको क्या कर दिया गया, हमने लागू कर दिया गया। एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल, डेट इज आर्टिकल 22। हमने 20 आर्टिकल पढ़ा था, वो आपको अपराध के प्रति संरक्षण देता है। और जो हमने 22 आर्टिकल हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपको अरेस्ट मतलब होता है गिरफ्तार करने के प्रति संरक्षण देता है, गिरफ्तारी से संरक्षण देता है, अरेस्ट डिटेंशन से संरक्षण देता है। कैसा संरक्षण देता है कि आपको कोई भी कैसे भी अरेस्ट नहीं कर सकता, आपको कोई भी मुंह उठा के अरेस्ट नहीं कर सकता। आपने देखा ना, वारंट लाना पड़ता है, और वारंट अलग चीज़ है। अरेस्ट का मतलब है जब कोई आपको अरेस्ट करेगा तो सबसे पहले बताना पड़ेगा कि भैया क्यों अरेस्ट कर रहे हो हमको, क्यों अरेस्ट कर रहे हो हमको, फालतू में बताना पड़ेगा उसको।
24 घंटे के अंदर आपको उसे मजिस्ट्रेट के पास क्या करवाना पड़ेगा, प्रस्तुत करना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर। पुलिस आपको 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकती। आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में जुडिशियल कस्टडी होती है, जो मजिस्ट्रेट होता है वो हाँ करता है पुलिस कस्टडी के लिए कि अब तुम इनको 15-20 दिन के लिए रख सकते हो, पर 24 घंटे के पहले आपको मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ता है। फिर मजिस्ट्रेट आगे वाला बोलता है रखना है नहीं रखना, छोड़ना है, वो मजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। इसको अधिकार है कि अपना लॉयर क्या कर सके, अपना लीगल प्रिजनर्स क्या कर सके, आपका अपॉइंट कर सके, इसे अधिकार है। तो 22 आर्टिकल क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है किसके संबंध में, आपका अरेस्ट के संबंध में आपको प्रोटेक्शन देता है, डिटेंशन के संबंध में क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। तो ये राइट टू फ्रीडम है, ये राइट टू इक्वलिटी है। होप आपको ये दोनों आर्टिकल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। फंडामेंटल राइट के बारे में जनरल बातें करी हमने, वो आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगा। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आपको पर्सनल कोई भी दिक्कत है, पर्सनल कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। वहाँ पर मैं आपको कोशिश करूँगा मैं आपके सवाल जवाब देने की। क्लियर है?